हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का सेकंड पार्ट। ठीक है। लास्ट पार्ट में ऑर्गेनाइजिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। अभी यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं डेलीगेशन। और डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, और जिसमें केस स्टडीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग आती हैं कई बार, और बच्चे को ये आइडेंटिफाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि भाई यहाँ इस केस स्टडी में आंसर डेलीगेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा। तो पहले बच्चों हम समझते हैं भाई डेलीगेशन क्या है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। मैं सिंपल वर्ड में आपको डेलीगेशन का मीनिंग समझा देता हूँ। भाई एक मैनेजर है, उसके पास बहुत सारे उसके काम होते हैं, है ना। यूजुअली क्या होता है बच्चों, सीनियर अथॉरिटी जितनी भी होती हैं या टॉप लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, तो उनके पास इतने काम होते हैं कि वो सारे अपने काम खुद परफॉर्म नहीं कर सकते। अब उनकी मजबूरी है भाई कि उनको कुछ अपने काम, रूटीन काम या रूटीन जॉब्स नीचे वाले लोगों से करानी पड़ेंगी। तो ये जो टॉप लेवल पे मैनेजर्स अपने रूटीन जॉब्स को नीचे वाले लोगों को दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को सिंपली डेलीगेशन बोलेंगे। ठीक है। तो डेलीगेशन का मतलब बड़ा सिंपल है, ठीक है, डेलीगेटिंग सम ऑफ रूटीन जॉब बाय द सुपीरियर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स, है ना। तो डेलीगेशन का मेन एलिमेंट क्या है, यानी कि क्या क्या डेलीगेट हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे तीन चीज़ें डेलीगेट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अथॉरिटी। अथॉरिटी हमें पता है पावर्स टू टेक डिसीजन, है ना। अभी हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में अथॉरिटी जो है जब हम देते हैं सबॉर्डिनेट्स को या लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, तो उससे एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है। तो अथॉरिटी मीन सिंपली, ठीक है, पावर टू टेक डिसीजंस, यानी कि पहले नंबर पे सुपीरियर सबॉर्डिनेट को क्या देगा, अथॉरिटीज़ डेलीगेट करेगा कि भाई ये ले, ये तेरे राइट्स हैं और तुझे ये काम करने हैं। अब जो अथॉरिटीज़ दी गई हैं वो क्या जॉब्स के लिए दी गई, किस तरीके की जॉब्स के लिए दी गई, क्या काम करने हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर वो जॉब कंप्लीट नहीं हो पाई तो हु विल बी आंसरेबल मीन्स अकाउंटेबिलिटी। तो बच्चों व्हाट इज़ अथॉरिटी, पावर्स टू टेक डिसीजन, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस या ड्यूटीज़ विच आर टू बी परफॉर्म्ड। अकाउंटेबिलिटी मीन्स ऑन नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क या नॉन अचीवमेंट ऑफ टारगेट हु विल बी आंसरेबल। ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छोटी छोटी केस स्टडीज़ आ जाती हैं। क्या डिफरेंस है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे अथॉरिटी इज़ अ राइट टू कमांड। राइट का मतलब अधिकार, कमांड का मतलब आप ऑर्डर दे सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है ना। तो किसी भी जॉब पोजीशन से जुड़ी हुई कुछ अथॉरिटीज़ होंगी, है ना, तो इसको बोल देंगे राइट टू कमांड। यानी कि एक जॉब पोजीशन पर रहते हुए आपके पास पावर्स क्या क्या हैं, आपके पास राइट्स क्या क्या हैं। अब राइट्स ज़रूरी हैं भैया, फ्यूल ने बोला है कि अगर किसी को आप काम दे रहे हो तो उसी के बैलेंस में, यानी कि उसी को मैच करते हुए आपको उसके पावर यानी कि राइट्स भी देने पड़ेंगे। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी फ्यूल ने बोला था राइट प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी आप ज़्यादा दे दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो लोग मिसयूज़ करेंगे, और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी है, अथॉरिटीज़ कम दी हैं, तो लोग काम नहीं कर पाएंगे, काम करने में प्रॉब्लम आएगी, काम में डिले हो जाएगा। तो एज पर दी फ्यूल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इन राइट प्रोपोर्शन। कौन सा प्रिंसिपल है ये फ्यूल का, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो अथॉरिटी का मतलब राइट टू कमांड, आपकी पावर्स क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब व्हाट आर योर ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ क्या है। एक जॉब पोजीशन पर रहते हुए आपको क्या क्या करना है। भाई आप प्रिंसिपल हो, आप प्रिंसिपल हो स्कूल में, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज़ करना है, टीचर्स को कोऑर्डिनेट करना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी है आपको, बच्चों के डेवलपमेंट पे काम करना है, टीचर्स के डेवलपमेंट पे काम करना है, लीडरशिप स्किल्स आपने प्ले करनी है ना। नाउ अकाउंटेबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है, आंसरेबिलिटी फॉर आउटकम। हमने कोई भी काम किया है, उसका जो भी रिजल्ट आया है, तो आंसरेबल कौन होंगे, हम होंगे, है ना। तो हु विल बी द आंसरेबल फॉर, ठीक है, आउटकम ऑफ ए जॉब। अगर काम अच्छा किया है तो भी आपकी आंसरेबिलिटी है, और अगर काम नहीं किया है या टास्क अचीव नहीं हुआ है तो भी आपकी आंसरेबिलिटी है। तो अथॉरिटी मीन्स पावर्स टू टेक डिसीजन, responsibility means duties and obligations at a job position, accountability means answerable of outcome, whatever would be the outcome, it may be the good or bad, ठीक है, answerability। अब आते हैं अथॉरिटी पे। अथॉरिटी अराइजेज फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन। कोई भी आप फॉर्मल जॉब पोजीशन पे हैं
कोई भी बंदा किसी फॉर्मल जॉब पोजीशन पे जो काम कर रहा है तो उससे उसकी कुछ ना कुछ अथॉरिटीज़ जुड़ी हुई हैं, है ना। तो बच्चों, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास अथॉरिटी है, कोई एसडीएम है उसके पास अथॉरिटी है, एक स्कूल का प्रिंसिपल है उसकी जॉब पोजीशन से कुछ ना कुछ अथॉरिटी जुड़ी हुई हैं, है ना। तो हर जॉब पोजीशन से कुछ ना कुछ अथॉरिटी जुड़ी हुई, यानी कि आपकी जॉब पोजीशन से आपको अथॉरिटीज़ मिली हुई हैं, आपकी जॉब पोजीशन से अथॉरिटीज़ अराइज हो रही हैं, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं भैया, रामलाल, मिस्टर रामलाल इज़ ए प्रिंसिपल। अथॉरिटीज़ अब उसको मिली हुई इसलिए नहीं मिली कि वो रामलाल है, उसको अथॉरिटीज़ इसलिए मिली हैं क्योंकि रामलाल है क्या, प्रिंसिपल है, यानी कि उसकी जॉब पोजीशन से अथॉरिटीज़ एसोसिएटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब आपको अथॉरिटीज़ दी गई हैं तो अथॉरिटीज़ फ्री में तो मिली नहीं, इसका मतलब आपको कुछ काम करने पड़ेंगे, जिन काम्स को करने के लिए आपको क्या मिली हैं, अथॉरिटीज़। तो अथॉरिटीज़ अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड, ठीक है, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी। अब डेलीगेटेड अथॉरिटी का मतलब क्या है, कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कहाँ से मिली, किसने दी, अथॉरिटी ने, डेलीगेटेड अथॉरिटी ने। जिसने आपको अथॉरिटी दी है उसने आपको क्या दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आंसरेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी मैं लूँगा या मैं कोई काम ले रहा हूँ, अब वो काम अगर नहीं हुआ तो आंसरेबिलिटी किसकी होगी, मेरी होगी। और अगर वो काम मैंने अच्छा किया है तो उसके लिए रिवॉर्ड्स किसे मिलेंगे, मुझे मिलेंगे, है ना। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी डेलीगेट करी जा सकती है, हर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को राइट्स दे सकता है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं की जा सकती। क्यों, क्योंकि आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। आप अपने सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी टास्क दे तो सकते हैं, बट वो टास्क हुआ या नहीं हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनी रहेगी। नाउ कमिंग टू अथॉरिटी, ठीक है, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, अकाउंटेबिलिटी सॉरी, कैन नॉट बी, ठीक है, डेलीगेटेड एट ऑल। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना बच्चों की, अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। इसको समझते हैं। एक सुपीरियर है, मान लेते हैं सेल्स मैनेजर है, उसके अंडर में 3 सेल्समैन हैं, उसने उन तीनों सेल्समैन को टारगेट्स दे दिए। यानी कि मान लेते हैं कि सेल्स मैनेजर जो है उसका टारगेट है 50 करोड़ का। अभी इसके अंडर में 3 सेल्समैन हैं और इन तीनों सेल्समैन में इसने अपना टारगेट डिवाइड कर दिया 20 और 10 करोड़, ठीक है। तो ये जो सेल्स मैनेजर जो था इसका 50 करोड़ का टारगेट था, इसने अपने तीनों सेल्समैन में ये टारगेट डिवाइड कर दिया। तो क्या टारगेट डिवाइड करते ही सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो आंसर इज़ नो। रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी 50 करोड़ की किसके पास है, सेल्स मैनेजर के पास। यानी कि 50 करोड़ का टारगेट किसने अचीव करना है, काम किसने करके देना है, सेल्स मैनेजर ने। अब वो अलग बात है, उसने अपने 3 सेल्समैन में 20 और 10 में इसको डिवाइड कर दिया, है ना। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, वो एंटायरली डेलीगेट नहीं हो सकती। सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को काम दे सकते हैं बट काम उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। हाँ, उस 20 करोड़ और 10 करोड़ के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए सेल्स मैनेजर अपने सेल्समैन को जो भी अथॉरिटी देना चाहे वो दे सकता है। भाई कितना डिस्काउंट देना है, कितने प्रमोशंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो दे सकता है। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इसके ऊपर एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, हमने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी पार्शियली डेलीगेटेड। पार्शियली का मतलब कुछ पोर्शन आप डेलीगेट कर सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद सुपीरियर्स। यानी कि कल को अगर गोल अचीव नहीं होते हैं तो आंसरेबिलिटी हमेशा किसकी होती है, सुपीरियर्स की। जैसे सेल्स मैनेजर ने अपने 3 सेल्समैन में टारगेट डिवाइड कर दिया। अब बाई चांस अगर उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, ठीक है, एक सेल्समैन मान लीजिए बीमार पड़ गया भाई और उसने सेल नहीं की, अब 50 करोड़ के बदले में सिर्फ 40 करोड़ का टारगेट हुआ, तो यहाँ पे आंसरेबिलिटी किसकी होगी, सेल्स मैनेजर की। पूछा किससे जाएगा भाई, सेल्स मैनेजर से कि आपका 50 करोड़ का टारगेट क्यों नहीं हुआ। अब वो सेल्स मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि नहीं भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैंने तो टारगेट नीचे वालों में डिवाइड कर दिया था, एक सेल्समैन बीमार पड़ गया, टारगेट अचीव हो नहीं पाया, मैं क्या करूँ। तो वो इस तरीके से नहीं बोल सकता। यानी कि अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद द सुपीरियर्स,
ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी पार्शियली डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद द सुपीरियर्स। इसी को भी बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। नाउ कमिंग टू फ्लो, अथॉरिटी का फ्लो कैसा है, डाउनवर्ड। सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी देगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो, ठीक है, फ्लो कैसा होता है, अब बढ़ याद रखना है बच्चों, अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड। हर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को राइट्स दे रहा है, पावर दे रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा होता है, अपवर्ड। इसका मतलब यह है एवरी सबॉर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज सुपीरियर। तो सेल्स मैनेजर का टारगेट कब अचीव होगा, जब सेल्समैन अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे सेल्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना टारगेट अचीव करे सो दैट उसके बॉस का टारगेट अचीव हो, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नाउ कमिंग टू अकाउंटेबिलिटी, अपवर्ड फ्लो फ्रॉम, ठीक है, सुपीरियर्स टू सबॉर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स। तो अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो फ्लोइंग दी अपवर्ड। बड़े सिंपल सी सिचुएशन है, सेल्समैन का टारगेट नहीं हुआ, सेल्समैन को किसे आंसर देना पड़ेगा, अपने बॉस को, यानी कि सेल्स मैनेजर को। मान लेते हैं सेल्स मैनेजर का अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तो मे बी सेल्स मैनेजर किसे आंसरेबल होगा, जीएम सेल्स को। यानी कि हर सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए आंसरेबल है, यानी कि उसको आंसर किसको देने पड़ेंगे, सुपीरियर। फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अगर ख़राब आती है तो टीचर आंसरेबल होगा, किसे आंसर देगा, प्रिंसिपल को। और प्रिंसिपल आंसरेबल होगा मैनेजमेंट को कि भाई ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो एवरी सुपीरियर, ठीक है, बेसिकली विल बी इवैल्यूएटिंग टू हिज सबॉर्डिनेट एंड सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल टू हिज सुपीरियर। तो इसीलिए अथॉरिटीज़ का फ्लो कैसा होता है बच्चों, डाउनवर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है, अपवर्ड। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी आल्सो फ्लोज अपवर्ड। तो ये डिफरेंसेस हो गए बच्चों किसके किसके बीच में, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद आ जाता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन फटाफट करते हैं, रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड। तो मैंने अभी बताया था बॉसेस क्या कर रहे हैं, अपना रूटीन जॉब्स किसको डेलीगेट कर रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स को। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे ये हो रहा है कि जो बॉसेस हैं उनका वर्कलोड कम हो गया, वो इंपॉर्टेंट एरियाज़ में फोकस करेंगे और अपना वर्कलोड किसको दे दिया, यानी कि जो रूटीन जॉब्स हैं वो किसको दी हैं, सबॉर्डिनेट्स को। तो इससे इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट काम है, कोर एक्टिविटीज़ हैं, उस पर वो खुद फोकस करेंगे और जो रूटीन जॉब्स हैं वो सबॉर्डिनेट से करा ली गई। एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट, अभी क्या हो रहा है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपने बॉस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे उनका भी डेवलपमेंट होगा। दे विल लर्न द स्किल्स ऑफ डूइंग द जॉब ऑफ बॉसेस, यानी कि उनके अंदर एक स्किल आएगी कैसे बॉस के काम करने हैं, यानी कि मैनेजर्स की जॉब कैसे परफॉर्म करनी है। नाउ कमिंग टू क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। अब ये क्विक और बेटर डिसीजंस कैसे आएंगे, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है सबॉर्डिनेट्स आर ग्रांटेड सफिशिएंट अथॉरिटी। अभी क्या हुआ है कि सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी भी दे दी गई है कि भाई ये काम तेरे ने करना है, ठीक है, और ये पावर तेरे पास है, ज़रूरत पड़े तो ये डिसीजन तू ले लेना। अब सबॉर्डिनेट जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है तो उसको अथॉरिटीज़ भी मिली हुई हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स भी उसके पास हैं, तो उस काम से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो फास्ट होंगे, है ना। हाई मॉरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, तो अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ का जब भी होगा तो सबॉर्डिनेट का जो मॉरल है वो हाई होगा, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी और उनकी कैपेसिटी जो है वो डिस्प्ले होती है। भाई एक टीचर को थोड़े टाइम के लिए कुछ प्रिंसिपल की जॉब दे दी जाए, है ना, तो उसका जो मॉरल है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि क्या डिस्प्ले हो रहा है कि यानी कि ये जो टीचर है ना इसकी कैपेबिलिटी है यार, कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है इसके अंदर कि ये प्रिंसिपल के काम कर सकता है, तभी इसको मौका दिया गया है, ठीक है। तो अगर जनरल मैनेजर का काम सेल्स मैनेजर कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज़ दे दी गई, जनरल मैनेजर ने अपनी कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ सेल्समैन को, सेल्स मैनेजर को दे दी, या मार्केटिंग मैनेजर ने अपने कुछ रूटीन टास्क सेल्समैन को दे दिए, बहुत सीनियर सेल्समैन है, तो ये शो हो रहा है कि भैया इस सेल्समैन के अंदर कैपेसिटी है, एफिशिएंसी है सेल्स मैनेजर के काम करने की। तो इससे उसका जो सेल्समैन का जो मॉरल है वो हाई होगा और उसका डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में बेटर कोऑर्डिनेशन। तो डेलीगेशन जब होता है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का, है ना, तो इससे पावर्स डिफाइन हो जाती हैं, ड्यूटीज़ डिफाइन हो जाती हैं और आंसरेबिलिटी डिफाइन हो जाती है। तो इससे जो जॉब पोजीशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन। भैया हुआ क्या, देखिए बहुत सारे
ठीक है, जॉब पोजीशंस पे आपने जॉब्स को बांटा, हर जॉब पोजीशन को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। जॉब्स को बांटने के बाद में आपने अथॉरिटीज़ दी और अकाउंटेबिलिटी भी डिसाइड कर दी किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। तो इससे आपस में कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे और अपनी अपनी जॉब्स को इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के साथ में परफॉर्म करेंगे। इसी से बच्चों रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट दी, ठीक है, पावर अप टू लोअर लेवल। तो यहाँ पे डेलीगेशन जो हो रहा था वो इमीडिएट बॉस कर रहा था। इमीडिएट बॉस ने अपने कुछ ज़रूरी टास्क को हैंड ओवर किया। किसे हैंड ओवर किया? इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स को। तो अभी डेलीगेशन मैंने आपको बताया कि भाई एक बॉस है, उसने अपने कुछ रूटीन टास्क, क्योंकि उसके पास वर्कलोड ज़्यादा था, वो सारे काम अपने नहीं कर पा रहा। तो जनरली टॉप लेवल पे ऐसा होता ही है कि हर बॉस अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता, तो अपने कुछ इसेंशियल टास्क अपने पास रखेगा, कोर एक्टिविटीज़ को संभालेगा, और कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ जो वो डेलीगेट कर सकता है सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर देगा। बट डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा डिफरेंट है। डिसेंट्रलाइजेशन एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन हो रहा है अथॉरिटीज़ का, जो टॉप लेवल से हो रहा है। हर लेवल पे लोगों को काम करने के लिए जो राइट्स दिए जा रहे हैं, हर लेवल पे लोगों की कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे बच्चों में एग्जांपल ले लेते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर हम बात करें, है ना, तो एक थाना इंचार्ज से लेके, है ना, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो ट्रैफिक इंचार्ज हो, या ठीक है, या एसपी हो या एसएसपी हो, तो हर पोस्ट के अपने कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स हैं, है ना। अब इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किसने डिसाइड किया है? क्या इमीडिएट बॉस ने? नो, टॉप लेवल ने। सिमिलरली इन लोगों को अपने रूटीन जो भी उनके जो जॉब्स हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी हैं, उनको परफॉर्म करने के लिए जो राइट्स मिले हैं वो इमीडिएट बॉस ने नहीं दिए, वो किसने दिए हैं? टॉप लेवल ने, ठीक है, यानी कि हेड ऑफिस ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि हर लेवल पे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी राइट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक डेलीगेशन हो रहा है ना अथॉरिटी का हर लेवल पे, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अभी डिसेंट्रलाइजेशन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स। हर सबॉर्डिनेट को पता है मेरी ड्यूटीज़ क्या हैं, अब उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसे राइट्स मिले हुए हैं। अब उसे किसी का वेट नहीं करना कि भैया मुझे कोई ऑर्डर दे तब मैं ये काम करूं, अदरवाइज़ मुझे तो परमिशन है ही नहीं काम करने की। तो हर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी जॉब पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, यानी कि काम करने के लिए राइट्स कहाँ से मिले हैं? टॉप लेवल से। अब उन्हें किसी का वेट नहीं करना। दे विल ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ सेल्फ मोटिवेशन स्टार्ट डूइंग दोर, ठीक है, देयर एक्टिविटीज़। एक सिचुएशन ले लेते हैं, मान लीजिए भाई आप ट्रैफिक के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, आप 3 लोग एक बाइक पे बैठ के जा रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा हुआ है, तो ट्रैफिक कांस्टेबल होगा या जो भी ट्रैफिक इंचार्ज होगा वो आपको रोकेगा और वो आपका चालान काट देगा, ये उसकी अथॉरिटी में है। क्या वो अपने इमीडिएट बॉस से परमिशन लेगा? ना। क्यों? क्योंकि ये राइट उसको ऊपर से मिला हुआ है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। वो खुद इनिशिएटिव लेगा और आपके अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शन या जो भी पेनल्टी इम्पोज करनी होगी, आपका चालान काटना होगा, वो काट देगा, उसे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। लोगों को आप जब राइट देते हैं तो लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद परफॉर्म करेंगे, खुद अपनी प्लानिंग करेंगे, खुद एग्जीक्यूट करेंगे, तो इससे फ्यूचर में एक मैनेजर का टैलेंट डेवलप होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। हर लेवल पे लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, विद इन देयर लिमिट वो काम करेंगे और अपने लेवल तक जो जितने भी उनके, ठीक है, बाउंड्रीज़ हैं राइट्स की, उसके अंदर वो खुद डिसीजन लेंगे, जिससे फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। एक सेल्समैन को राइट मिला हुआ है कि भाई अगर कस्टमर 5% तक का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मांगता है, ठीक है, बल्क परचेज पे, तो आप दे दो। अब ये राइट उसको टॉप लेवल से मिला हुआ है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल हेड ने दे दिया। तो अब यहाँ पे सेल्समैन के पास जैसे कोई कस्टमर ऐसा आता है जो बल्क में परचेज़ करेगा, तो उसे किसी से वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। यानी कि अपने इमीडिएट बॉस से भी मे भी बात करने की ज़रूरत ना हो और वो डिस्काउंट दे दे और सेल कर देगा। बट अगर उसके परमिशन ऊपर से ना मिली हो,
तो उसको फिर वेट करना पड़ेगा, अपने बॉस से में भी परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। तो जनरली ऐसे राइट्स जो ऊपर से उसे मिले हुए हैं जिसके लिए उसे मे भी अपने इमीडिएट बॉस से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, रूटीन में काम होगा। रिलीव्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट के वर्कलोड को कम करता है। देखिए टॉप लेवल सारे काम नहीं कर सकता, है ना। टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनको इंपॉर्टेंट एरियाज़ में फोकस करना है, इंपॉर्टेंट कोर एक्टिविटीज़ पे फोकस करना है। तो बाकी एक्टिविटीज़ कौन करेंगे, नीचे वाले। उसके लिए उन्हें क्या दिए जाएंगे, राइट्स दिए जाएंगे, ठीक है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, तो आपको अगर ग्रोथ करनी है लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, सॉरी क्या करना है भाई, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनको ऊपर से राइट्स मिले हुए हैं, फिर डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिपार्टमेंटल, ठीक है, उनको भी राइट्स मिले हुए हैं। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटीज़ हो रहा है ये सीधे टॉप लेवल से हो रहा है। जब ये टॉप लेवल से हो रहा है तो इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्रोथ आएगी, लोग अच्छा काम करेंगे, ठीक है। लोग इनिशिएटिव खुद लेंगे क्योंकि उनके पास राइट्स हैं, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन कर दी गई, उनके राइट्स डिफाइन कर दिए गए, तो उनके अंदर इनिशिएटिव की फीलिंग आएगी, लोग अच्छा काम करेंगे, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, विच इज़ व्हाट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। स्मूथ फंक्शनिंग होगी तो ग्रोथ आएगी, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगी। बेटर कंट्रोल, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना हर लेवल पे इजी हो जाएगा अगर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है तो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना बच्चों कि आप सारी एक्टिविटीज़ खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, डूइंग एवरीथिंग रिजल्ट्स इन नथिंग। बॉसेस जो है वो सारे काम खुद नहीं कर सकते, है ना। हर लेवल पे सारे बॉसेस नीचे तक के काम नहीं कर सकते। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, तो लोगों को एक्टिविटीज़ तो आपने बांट दी, बट उनको काम कराने के लिए भैया पावर भी देनी पड़ेगी, राइट्स भी देने पड़ेंगे, है ना। अब लोगों को आप उनके एरियाज़ में विद इन लिमिट अगर राइट, ठीक है, जितनी अथॉरिटीज़ हैं जो देनी चाहिए इक्विवेलेंट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेलीगेट कर देंगे, तो इससे कंट्रोल बेटर हो जाएगा, है ना। लोग अपने आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जिससे आपका कंट्रोल अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मे बी हो सकता है कि पेपर में रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन आ जाए। तो रिलेशनशिप या डिफरेंस की अगर हम बात करें तो क्या है, डेलीगेशन इट इज़ ए कंपल्सरी एक्ट, डेलीगेशन एक कंपल्सरी एक्ट है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ए पॉलिसी मैटर। वाई डेलीगेशन इज़ कंपल्सरी, ठीक है, एज आई सेड कि टॉप लेवल पे सारे जो भी बॉसेस बैठे हुए हैं वो अपना सारा काम खुद नहीं कर सकते। एक डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीईओ, है ना, ठीक है, तो ये लोग सारा अपना काम खुद नहीं कर सकते, इन्हें अपने कुछ ना कुछ रूटीन एक्टिविटीज़ के नीचे, रूटीन एक्टिविटीज़ को या कुछ, ठीक है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ को नीचे वाले लोगों में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, विच इज़ वॉट बेसिकली डेलीगेशन, इसीलिए कंपल्सरी है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ए पॉलिसी मैटर, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी मैटर है, कहीं पे हाई डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है, कहीं पे लो डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है। कई बार छोटे ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कम होता है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ ग्रो करेगा तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप सारे काम खुद नहीं कर सकते, है ना। एक सोल प्रोप्राइटरशिप रिटेल स्टोर है, मान लीजिए जनरल स्टोर, तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके पास होंगी, मे बी ओनर के पास। बट एक रिटेल आउटलेट्स का नेटवर्क है, चेन है, जहाँ पे 1000 रिटेल आउटलेट्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो करना ही पड़ेगा आपको, पॉलिसी मैटर है। हाई डिग्री डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा क्योंकि हर लेवल पे लोगों को काम करने की फ्रीडम आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप खुद सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का लेवल हाई होता है जनरली, और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन कम होता है, सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है। नाउ कमिंग टू सेकंड डिफरेंस, फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो डेलीगेशन में एक्शन की फ्रीडम क्या है, कम है, ड्यू टू मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स। बच्चों डेलीगेशन कौन कर रहा है, इमीडिएट सुपीरियर, तो फ्रीडम के चांसेस कम है ना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, टॉप लेवल से हो रहा है, एग्जीक्यूटिव लेवल से हो रहा है, तो ग्रेटर फ्रीडम है एक्शन की, एक्शन की फ्रीडम ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड नंबर पे, इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, है ना।
तो यहाँ पे ये जो डेलीगेशन किया गया है ये टास्क को शेयर करने के लिए किया गया है। कौन शेयर कर रहा है टास्क? बॉसेस शेयर कर रहा है अपने, ठीक है, इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स के साथ में। बॉसेस का वर्कलोड ज़्यादा है तो उन्होंने अपने कुछ काम सबॉर्डिनेट्स को दे दिए, तो टास्क शेयर हो गई। जबकि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पज़ है वो है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग हो, बगैर रुके काम होता रहे, और ये टॉप लेवल से हो रहा है। तो आपको याद रखना है बच्चों, डेलीगेशन कहाँ से होता है? इमीडिएट बॉस करता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से होता है? टॉप लेवल से होता है। डेलीगेशन कंपलसरी है, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी मैटर है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना भी हो। डेलीगेशन का स्कोप नैरो है, लिमिटेड है ना, क्योंकि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में हो रहा है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप जो है वो ब्रॉडर है, बड़ा है, होगा ही होगा, लार्ज, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े स्केल पे होगा। स्कोप की अगर हम बात करें, यहाँ 1-to-1 डिवाइडेशन हो रहा है अथॉरिटीज़ का। एक बॉस अपने सबॉर्डिनेट को राइट्स दे रहा है, और यहाँ पे अथॉरिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही है बाई मैनी टाइम्स। सीधे टॉप लेवल से सबको अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू नैरो, एज इट इज़ कन्फाइंड टू ए सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट। जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था अभी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेलीगेशन सिर्फ किसके किसके बीच में हो रहा है? सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सीधे टॉप लेवल से हो रहा है, और एक साथ कई लोगों में अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो बच्चों ये आपका कम चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर मैंने ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट करा दिया है ना। कोशिश की है कि जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो, ठीक है, आपको एक्सप्लेन किए जा सके अच्छे से अच्छे। फिर भी उसके बाद अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को, ठीक है, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।